बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं उसके ऊपर बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर लोग गुफ्तगू कर रहे हैं और अपना अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं। अभी रमज़ानुल मुबारक गुज़रा और ईद का मौका गुज़रा, लेकिन इस दौरान रमज़ान के यानी इस इबादत के मौके पर सारी कौम जो है ना वो सोशल मीडिया पे बैठी हुई थी और सारी कौम जो है ना इस मुल्क के अंदर जो हालात जारी हैं उनको देख रही थी कि ऊँट किस करवट बैठता है। तहरीक आदम एतमाद लाई गई है, आया वो कामयाब होती है, वो नाकाम होती है, पीडीएम क्या करती है, कैसे जो है किसी की हुकूमत बनेगी, और इस वक्त माशरे के अंदर कौन कौन सी ताकतें हैं जो पीटीआई की हुकूमत को गिराने के लिए लगी हुई हैं और उसके मद्दे मुकाबल पीडीएम की जो है वो हुकूमत को कायम करना चाहती हैं। इन हालात के अंदर गुज़िश्ता दिनों मैंने अखबार के अंदर, ख़ास तौर पर नवाए वक्त के अंदर और जिसारत के अंदर वो मेरा आर्टिकल छपा भी, और इसी तरीके से ज़िलालुल कुरान के अंदर वो हमारा आर्टिकल छपा। उसमें मैंने ये लिखा था कि इस मौके पे अगर तहरीक आदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि इमरान खान एक जो उसकी हुकूमत ख़त्म होगी तो वो सियासी शहीद बन जाएगा और पूरी कौम को अपने साथ लेके खड़ा कर देगा। इसी तरीके से मैंने कहा था कि अगर फ़र्ज़ किया तहरीक आदम एतमाद नाकाम हो जाती है, उसकी पार्टी इंटैक्ट रहती है और साथ इत्तेहादी उसके साथ बरकरार रहते हैं, तो ज़ाहिर तहरीक आदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। अब अगर तहरीक आदम एतमाद नाकाम होती है तो उस सूरत में वो कितना ताकतवर वज़ीर आज़म बन जाएगा कि 11 पार्टियों को और 10 पार्टियों को गिरा के और उनकी तहरीक आदम एतमाद को नाकाम करके तो वो कितना ताकतवर वज़ीर आज़म बनेगा। लेकिन हमने अपनी आँखों के सामने देखा, उसमें मगरबी ताकतें भी इन्वॉल्व थी, लोकल इस्टेब्लिशमेंट भी उसमें इन्वॉल्व थी, और इसी तरीके से हमारी अदलिया ने भी एक किरदार अदा किया, और बिल आखिर जो है ना तहरीक आदम एतमाद कामयाब हो गई। और इमरान खान के हाथ में जो पीटीआई है उसके हाथ में जो बयानिया आया, उस बयानिए के पीछे उसने पूरी कौम को खड़ा कर दिया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी कौम अमेरिका के साथ एक दिली तौर पर नफरत करती है। वो इसलिए कि 71 की जंग में और 65 की जंग में उसकी धोखाधही, और आज तक जो शख्स भी पाकिस्तान के मुफाद में खड़ा होता है तो उसके नतीजे में जो है ना वो उसको कत्ल कर दिया जाता है, चाहे वो लियाकत अली ख़ान हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, या फिर ज़िया उल हक़ हो, या मसफ़ अली मीर हो, या इस तरीके से इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो हो, ये यानी जितने लोग भी जिस वक्त खड़े हो जाते हैं पाकिस्तान के मुफाद में, तो कोई एक अनहोनी सी ताकत है जो नज़र ना आने वाली एक ताकत है जो उनको रास्ते से हटा देती है। अब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरीके से हुआ। इस वक्त हमारे मुल्क में 3 बुनियादी इस्तिलाहात चल रही हैं। एक सिलेक्टेड की जो है ना इस्तिलाह चल रही है, एक इम्पोर्टेड की इस्तिलाह चल रही है, और एक इस्तिलाह अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने कौम के सामने रखी, कमिटेड की इस्तिलाह। अब अगर हम सिलेक्टेड की इस्तिलाह को देखें तो ये इमरान खान हुकूमत के साथ चिपकी हुई है कि वो सिलेक्टेड था, और उसकी बुनियादी वजह यह है, वो इसलिए उसको सिलेक्टेड कहा जाता था कि पार्टियों के अंदर से अफराद को घुमा फिरा के जो है ना पीटीआई के अम्ब्रेले के नीचे लाया गया। जो यानी पार्टियों में जीतने वाले लोग थे उनको उन पार्टियों से निकाल कर पीटीआई की पार्टी में लाया गया। इसी तरीके से इलेक्शन से पहले उसकी पार्टी को बड़ी पार्टी साबित करने के लिए मीडिया, और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या सोशल मीडिया है, उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया और कौम को ये यकीन दहानी करवा दी गई कि पीटीआई बरसर इक़्तिदार आ रही है। इसी तरीके से उसके बड़े बड़े जलसों को कामयाब बनाने के लिए जो यानी सिलेक्टर थे, जिन्होंने सिलेक्ट किया इसको, तो वो बड़े बड़े जलसों में अफराद और इंसानी वसाइल और इसके साथ साथ माली वसाइल उसको फराहम किए। इसी तरीके से माशरे में से जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं, चाहे नून लीग है या दीगर पार्टियां हैं, उनके वोट बैंक को काटने के लिए पाकिस्तान में हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि टीएलपी बनी, और फिर इसी तरह अल्लाह अकबर पार्टी बनी और क्रेन और कुर्सी के निशान पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। फिर इसी तरीके से इलेक्शन से पहले जो यानी मुतवक्की जीतने वाले मुख्तलिफ पार्टियों के लोग थे उनको फ़ोन किए गए और उनसे कहा गया कि अगर पीटीआई की हुकूमत बनाने में तुमने साथ दिया तो तुम जीत जाओगे, वरना तुम हार जाओगे। जिन्होंने हामी भर ली वो जीत गए, जिन्होंने हामी नहीं भरी वो हार गए। और बहुत सारी ऐसी जमात इस्लामी की, और इसके साथ साथ जो है ना जो JUI है उसकी,
और कराची में जो है ना मुख्तलिफ पार्टियों की सीटें जो बिल्कुल उनकी कंफर्म सीटें होती थी वो सारी सीटें हार गए और उसके बाद वो सीटें पीटीआई को चली गई। एंड रिजल्ट के दौरान जो है वो आरटीएस सिस्टम जो हमारा बिल्कुल नया था, जो पोलिंग स्टेशन से सीधा रिजल्ट जो है इलेक्शन कमीशन को भेज रहा था, अब जब देखा गया कि उसकी पार्टी की सीटें पूरी नहीं हो रही तो पूरे का पूरा आरटीएस सिस्टम जो है ना बैठ गया और फिर जो मतलूबा उसका रिजल्ट था वो पूरा किया गया और पार्टी के लिए रास्ता हमवार किया। तो इन बुनियादों के ऊपर कौम ने उसको लक़ब दिया कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इसको किसी ने सिलेक्ट किया है और उसके लिए रास्ते में जितने जो है ना जंप थे और जितने जो है ना रास्ते में जो है ना ब्रेकर थे वो सारे हटा दिए गए और इस तरीके से जो है ना सिलेक्टेड हुकूमत बन गई। अब सिलेक्टेड हुकूमत ने 3 साल के अंदर 3.5 साल के अंदर जो उसकी कारकर्दगी है, मईशत का उसने बेड़ा गर्क किया। काबीना के अंदर जितनी उन्होंने दावे किए कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, तो हर मेगा करप्शन का जो निशान है वो चलते चलते काबीना तक पहुंचता था। मुल्क के अंदर तमाम निचले इदारों के अंदर भी करप्शन पहले से कई गुना बढ़ गई। इसी तरीके से जो है ना उन्होंने वादा किया कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे और लाखों जो है ना घर बना के देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। इसी तरीके से जो है ना इदारों की रिफॉर्म की उन्होंने बात की थी कि हम इदारों को रिफॉर्म करेंगे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, नैब है, दूसरे जो है ना ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है या पुलिस का इदारा है या बाकी इंटेलिजेंस के इदारे हैं, लेकिन किसी इदारे के अंदर कोई रिफॉर्म हमें नज़र नहीं आया। लेकिन उसके मुकाबले में हमने देखा कि सियासी पार्टियों के अंदर बहुत बड़ी कशीदगी बढ़ गई और सब जो है ना एक दूसरे को बुरा भला कहना, बुरे अलकाबात से नवाजना, एक दूसरे को जो है ना बुरे अल्फाज से नवाजना। लेकिन इसके साथ साथ हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट ने 11 कवानीन ऐसे बनाए हमारे मुल्क में जो इस्लाम के साथ और दीनी यानी अकायद के साथ जो है ना मेल नहीं खाते थे, चाहे वो हमारे ख़ानदानी निज़ाम के हवाले से हो, वक्फ़ के हवाले से हो। तो वो कवानीन ऐसे बनाए गए लेकिन उस पर सारी कौम खामोश बैठी हुई थी। इसी तरह कादियानियों के लिए रास्ता हमवार किया गया, बहुत सारी जगहों पर उनके लिए नरम गोशा पैदा किया गया, बहुत सारी जगहों पर उनके लिए डिस्कशन के दरवाजे खोले गए। इसलिए ये वो सारे हालात थे जिनकी बुनियाद पर इस पीटीआई की गवर्नमेंट को सिलेक्टेड की जो है ना इस्तिलाह दी गई और सारी अपोजिशन और इसके साथ साथ दीगर जो पार्टियां हैं उन्होंने कहा कि ये सिलेक्टेड है। अब उसके बाद दूसरी इस्तिलाह जो है वो अब जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है वो इम्पोर्टेड की है कि एक इम्पोर्टेड हुकूमत है जिसकी तश्कील में जो है ना इंटरनल और एक्सटर्नल सारे लोगों ने मिलकर जो है ना किरदार अदा किया और हमारी अदलिया ने भी किरदार अदा किया। मिसाल के तौर पर जो है ना पीडीएम को यानी इस्टेब्लिशमेंट ने जो उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी तहरीक चला रही थी, पीडीएम के जो है ना कायदीन जो हैं उनके मुंह से जो है ना आग जा रही थी फ़ौज के ख़िलाफ़ और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और नाम ले लेके उनको बुरा भला कहते थे। लेकिन हम ये देखें कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको ये कहा कि अब जो है ना हम न्यूट्रल हो गए हैं और आपने अगर तहरीक अदम एतमाद लानी है तो तुम तहरीक अदम एतमाद ले आओ, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो पहले नंबर पर उन्होंने ये किया कि पार्टी के और निशानात ये बता दिए, उन्होंने इलामात ये बता दी कि इत्तेहादी पहले फासले पर होकर बैठ गए और फिर पीटीआई की पार्टी के अंदर से जो है ना 20-25 जो उनके मेंबरान थे वो साइड पे होकर बैठ गए। उनको सिंध हाउस ले जाया गया और फिर जो है ना दौलत की रेल पेल उनके सामने रखी गई, उनके जो है ना कीमत लगाई गई और फिर उसके बाद जो है ना मेरियट होटल के अंदर उनको पूरा महीना रखा गया और वहाँ पे उनकी पार्टी के अपने सरबराह और उनके लोग जो है ना उनसे मुलाकात नहीं कर सकते थे। आखिर कोई तो था जिसने उनको सिंध हाउस में रखा, उनको पैसे फराहम किए और फिर उनको मेरियट होटल के अंदर रखा। इसी तरीके से जब तहरीक अदम एतमाद की पीडीएम को ये यकीन दहानी करवा दी गई कि तहरीक जो अदम एतमादी ये लाजमन कामयाब होगी, इसमें फिर मगरबी ताकतों ने भी अपना पूरा किरदार अदा किया। मगरबी जो ताकतें हैं उन्होंने यहाँ के लोकल इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया और उन्होंने उनके साथ मिलकर, लेकिन उसके मुकाबले में पीटीआई के लोगों ने अंदर से बड़ा रेजिस्ट किया और वो खड़े रहे अपनी जगह पर, आखिर वक्त तक खड़े रहे। उनके जो है ना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने किरदार अदा किया। उस मौके पे हमारी अदलिया उठ गई और अदलिया ने जो है ना रात 2 बजे, 12 बजे और 1 बजे जो है ना रात के वक्त जो है ना अदालतें खुल गई। अब जो है यानी ये किसके आर्डर पे खुली, कैसे जो है ना रात 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं। इसलिए ये सारे हालात मिलकर ऐसे बने जिसमें पीटीआई की हुकूमत को जो है
यानी बांध कर जो है ना यहाँ से हटा दिया गया और निकाल दिया गया। लेकिन अगर उसके मुकाबले में हम ये जो गवर्नमेंट बनी इसको ये टेक दिया गया और इसको ये तोहफा दिया गया, उन्वान दिया गया कि ये इम्पोर्टेड हैं, गद्दार हैं इस मुल्क में, ज़ाहिर चोरी के इल्ज़ाम तो उनके ऊपर पहले से लगा हुआ था। यानी जितने भी PDM के कायदीन हैं पहले से उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने इस मुल्क की दौलत पिछले 30-35 साल के अंदर लूटी है। मिसाल के तौर पर 30 साल तक वो हुक्मरान रहे, बदल बदल के पार्टियाँ आती रही हैं, वो इक़्तिदार में मज़े लेते रहें और यहाँ से दौलत को बाहर भेजते रहें। इसी तरीके से जो है ना उनकी यानी डी इस्लामाइजेशन को भी जानते हैं। जैसे उन्होंने जो है ना हल्फ के अंदर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो ख़त्म रसूल का जो है ख़ातमुन नबिय्यीन का जो था वो हल्फनामा वो ख़त्म कर दिया। अब उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में एक रेजिस्टेंस हुई। इसी तरीके से उनकी डी इस्लामाइजेशन के बारे में तो सारी कौम वाकिफ़ है। उन्होंने पिछले 30-35 साल के अंदर कोई जो है ना इस्लामी इक़दाम नहीं किया जो हमें नज़र आता हो। फिर इसी तरीके से उनकी कश्मीर पॉलिसी, चाइना के साथ, रशिया के साथ तो वो आँख उठा के देख नहीं सकते थे उधर। लेकिन उसके मुकाबले में इसराइल और भारत और अमेरिका के साथ उनके बड़े बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और आज भी उनके साथ ताल्लुकात हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए इस गवर्नमेंट को यानी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहा गया। अब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है ना अब जाके वो समझी कि उनको वो तो एक बंद गली के अंदर डाल दिया गया है। बिल्कुल वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं। खुद शहबाज शरीफ ने कहा कि हम एक जाल के अंदर फंस गए हैं और हम फड़फड़ा रहे हैं अंदर से और हमें निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट इस वक्त जो है ना बहुत बुरी तरह जो है ना फंसी हुई है और उसका ग्राफ जो है बहुत नीचे चला गया। अब इसके मुकाबले में अमीर जमात पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब ने एक नई इस्तिलाह दी, पूरी कौम के सामने रखी कि एक तरफ सिलेक्टेड है, दूसरी तरफ इम्पोर्टेड है, तीसरी तरफ पाकिस्तान की कमिटेड कौम है जिसमें जमात इस्लामी का वर्कर भी है, बाकी तमाम पार्टियों के लोग ऐसे मौजूद हैं जो पाकिस्तान के साथ कमिटेड हैं। अब ये कमिटेड लोग जो हैं जो दो कौमी नज़रिए के साथ कमिटेड हैं, इसी तरह पाकिस्तान के दस्तूर के साथ कमिटेड हैं, पाकिस्तान के दस्तूर की इस्लामी दफात के साथ कमिटेड हैं, पाकिस्तान के दस्तूर में करारदाद मकासद जिसमें हाकिमियत आला को तस्लीम किया गया उसके साथ कमिटेड हैं। इसी तरीके से कादियानियों को जो हमारे दस्तूर ने काफिर करार दिया उसके साथ कमिटेड हैं। 295C नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से जो दफात इस दस्तूर के अंदर मौजूद हैं, तो कुछ पाकिस्तानी कौम के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कमिटेड हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और फेडरल शरीयत कोर्ट यानी उसके साथ वो कमिटेड हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कश्मीर और फ़लस्तीन और अफ़गानिस्तान और शीशान और बर्मा और अलजायर और मिस्र और हमास और तुर्की और बांग्लादेश, यहाँ पर जितने इस्लाम के लिए खिदमत करने वाले लोग हैं और इस्लाम की इस तहरीक को ज़िंदा करने वाले हैं, कुछ लोग हैं जो इस पाकिस्तानी कौम के अंदर जो उनके साथ कमिटेड हैं। इसलिए ये सारी की सारी अच्छा उसके मुकाबले में हम देखें इन तमाम लोगों में जमात इस्लामी का एक बड़ा मकाम और बड़ा मर्तबा है और बड़ा किरदार है। मिसाल के तौर पर उनकी कारकर्दगी को देखें तो सारी कौम इस बात को मानती है कि जमात इस्लामी के लोग अमानतदार और दयानतदार हैं। इसी तरीके से मुहिब वतन है, मुहिब इस्लाम है और इसी तरीके से जमात के लोगों को जहाँ जहाँ लोगों ने मुंतखब किया है और कौम की अमानतें उनके हवाले की हैं तो उन्होंने अमानत और दयानत के साथ साबित किया है। फिर इसी तरीके से लोग इस बात को जानते हैं कि इक़्तिदार में न होने के बावजूद जमात खिदमत खल्क के काम कर रही है, आगोश की सूरत में, हेल्थ की सूरत में और इसी तरीके से जो है ना आर्फन केयर के हवाले से, यानी जहाँ ज़लज़ला है, कोई और आफत है तो वहाँ सबसे पहले जमात इस्लामी मौजूद है। तो कौम इस बात को जानती है कि ये वो लोग हैं जो कमिटेड हैं अपने नज़रिए के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ। इसी तरीके से जो जमात इस्लामी और पाकिस्तान के अंदर मुस्बत सोचने वाले लोग हैं, जो ये मैंने 10-12 चीज़ें गिनी आपके सामने कि इनके साथ वो कमिटेड लोग हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की शूरा ने यह फ़ैसला किया है कि हम अपने निशान और अपने झंडे के ऊपर काम करेंगे और कौम के सामने आएंगे, अपना जनबा और जत्था बनाएंगे। दीन के साथ ताल्लुक़ रखने वाले ये कमिटेड लोग जो हैं इनको हम जो है ना यकजा करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हमारे सामने बुनियादी चीज़ें हैं, कुछ सवालात हैं। क्या इस बड़ी जो तहरीक जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर चल रही है और पूरे कौम जो है ना एक बिछड़े की मोहब्बत के अंदर जो है वो मुब्तला हो गई है,
तो क्या हमारे जमहूरी निज़ाम को ख़त्म करके कोई और निज़ाम तो नहीं लाया जा रहा? ये एक सवाल है। इसी तरीके से पूरी कौम जो है ना, यानी उसको क्या पाकिस्तान को, एक इस्लामी पाकिस्तान को क्या सेकुलर पाकिस्तान बनाने की कोई कोशिश तो नहीं हो रही? इसी तरीके से हमारे पासपोर्ट के अंदर से कोई मज़हब का खाना ख़त्म करने की कोई एफ़र्ट तो नहीं हो रही? इसी तरीके से यानी हम ये देखें कि क्या इस कौम को फ़ौज के ख़िलाफ़ तो नहीं किया जा रहा? कि अगर आज हमारी कौम हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाती है तो फ़ौज की पुश के ऊपर से जब कौम हट जाएगी तो आपके एटमी असासे किधर बचेंगे? इसलिए ये चंद सवालात ऐसे हैं। फिर इसी तरीके से क्या हमारे इस्लामी माशरे के अंदर कोई मखलूत माशरा लाने की कोशिश तो नहीं हो रही? ये वो सवालात हैं जो 2 साल के बाद आपको इसके जवाबात मिलेंगे। लेकिन आज हमें सोचना चाहिए, जो पाकिस्तान के कमिटेड किस्म के लोग हैं, जो नज़रिए के साथ, दीन के साथ, अल्लाह के साथ, उसके रसूल के साथ, और फिर ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ कि कुरान के साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हरमैन शरीफैन के साथ, कुरान मजीद के साथ और क़िबला अव्वल के साथ, ये 5 वो बुनियादें हैं जिनके साथ हमारी कौम में बड़ी तादाद ऐसी है जो कमिटेड है। इसलिए हमें अपने एटमी असासों को बचाने के लिए, अपनी फ़ौज को बचाने के लिए इस मुल्क में अमानतदार और दयानतदार क़यादत लाने की ज़रूरत है। और वो अमानतदार और दयानतदार क़यादत इस वक्त जमात इस्लामी के पास मौजूद है। इसलिए हम अपनी कौम से ये अपील करते हैं कि आप जब यानी इंतखाब का मौका आता है तो हम कभी जो है ना कौमियत के पीछे बह जाते हैं, कभी जो है ना अपनी पार्टी के झंडे के पीछे बह जाते हैं, और उसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि माशरे के अंदर पिछले 75 सालों से, 80 सालों से हम देख रहे हैं कि ये इस कौम को लूट रहे हैं। आवाम के लिए किसी के दिल के अंदर दर्द मौजूद नहीं है। अपने मुल्क के अंदर बेशुमार ख़जाने हैं हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो उन ख़जानों को निकाले और आवाम के ऊपर निछावर करे। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस कौम को इस बात को सोचने की तौफीक दे कि ये कौम किस रास्ते पे चल पड़ी है और किधर जा रही है। तो अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क के मुस्तकबिल को अच्छा करे। हमारी जो है ना दीनी और कमिटेड जो लोग हैं, जो अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करते हैं, अपने दीन के साथ और अपने रब के साथ मोहब्बत करते हैं, और दुनिया से भी ज़्यादा अपनी आखिरत के साथ मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस माशरे के अंदर कोई तब्दीली ला सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।